वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया था एंड टुडे लेट अस डिस्कस हाउ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बैक फ्रॉम द टिश्यूज इनटू द लंग्स। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 जो टिश्यू सेल्स में प्रोड्यूस हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उसे ब्लड को लेकर जाना है लंग्स तक, एल्वुलाई तक, ताकि वो बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में हम एक्सेल आउट कर सकें। नाउ दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से आते हैं। हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स की ऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है, जबकि 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो 3.7 ml CO2 कैरी करता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। सो 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज हाउ मच CO2? 3.7 ml। ये स्टूडेंट्स कई बार 3.7 ऑप्शन आता है और कई बार 4 ml करके ऑप्शन होता है। 3.7 डायरेक्ट नहीं दिया होता, 4 ml दिया होता है, तो भी हमारा आंसर 4 ml आ जाएगा। नाउ अगर आप रिकॉल करें तो ऑक्सीजन दो तरह से ट्रांसपोर्ट हुई थी ब्लड में, 3% डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा एंड 97% एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दैट इज हीमोग्लोबिन के जो हीम पार्ट था यानी नॉन प्रोटीन पार्ट, उसमें जो Fe2+ आयरन थी उसके साथ एक एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच हुआ था। कुल एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन ने 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया था, जबकि जो CO2 है वो 3 फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होती है। सो लेट अस सी दैट हाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड। इट इज ट्रांसपोर्टेड इन 3 फॉर्म्स। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। CO2 3 तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। कौन कौन से? नंबर 1 डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, जैसे कि ऑक्सीजन भी हो रही थी। बट अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसीलिए CO2 का ज़्यादा परसेंटेज प्लाज्मा में घुल के ट्रांसपोर्ट होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिर्फ 3% प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो रही है, जबकि CO2 अबाउट 7% डिजॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। सो एज डिजॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। ये परसेंटेजेस हमें आने चाहिए, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज अबाउट 7% मोर देन ऑक्सीजन बिकॉज इट इज मोर सॉल्युबल। सो डिजॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। नाउ सेकेंड फॉर्म, 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि सिर्फ 23% CO2 हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है, और उस कंपाउंड को बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। नाउ अगर आप नाम को ध्यान से देखें, ये 23% है। चलो हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन के कैसे ये अटैच होती है। नाउ द थर्ड, ये हो गया अराउंड 30%। अभी भी 70% CO2 बची है। ये जो 70% CO2 है, ऑक्सीजन तो 3% ऐसे और 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरह, बट CO2 का जो मेजर पोर्शन है 70%, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्लाज्मा में ही ट्रांसपोर्ट होता है बट डिसॉल्व होकर नहीं, घुलकर नहीं, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। वो कैसे बनते हैं अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सो एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइकार्बोनेट आयंस और बाइकार्बोनेट्स इन प्लाज्मा और बाय प्लाज्मा, एज बाइकार्बोनेट्स बाय प्लाज्मा। एंड दिस इज 70% मैक्सिमम पोर्शन ऑफ CO2 जिस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। कौन सा बाइकार्बोनेट सबसे ज्यादा बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये मैक्सिमम बनता है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स भी बन सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सो दिस इज मैक्सिमम, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब इन तीनों को हम डिटेल में स्टडी करते हैं और देखते हैं कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है।
डिजॉल्व स्टेट तो बहुत सिंपल सी बात है, घुल के सिंपली ट्रांसमिट हो जाएगी। नाउ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? सो लेट मी राइट नाउ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। नाउ ऑक्सीजन जो होती है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप पे अटैच होती है, यानी नॉन प्रोटीन पार्ट पे। प्रोटीन पार्ट क्या था? ग्लोबिन की चेन्स। हीम पार्ट क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट, उस पे अटैच होती है। जबकि CO2 जो है वो ये जो ग्लोबिन चेन्स है यानी प्रोटीन पार्ट है, और हम जानते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड्स का बनता है, और अमीनो एसिड्स में एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इस प्रोटीन पार्ट का जो अमीनो ग्रुप है उसके साथ अटैच होती है CO2, इसीलिए इसे कार्बन डाइऑक्साइड का कार्ब और अमीनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। सो वी कैन राइट दैट CO2 attaches with amino group of hemoglobin. Now this is important. ऑक्सीजन हीम ग्रुप के साथ अटैच हो रही थी, जबकि ये अमीनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप के साथ अटैच होती है और फॉर्म करती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जो कि एक ट्रांजिएंट एक अनस्टेबल कंपाउंड है। तो ये रिवर्स रिएक्शन भी हो जाएगी। कैसे होगी रिएक्शन आइए देखें। टिश्यूज पे क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ये CO2 ये हीमोग्लोबिन के NH2 ग्रुप के साथ अटैच होगी। कहाँ पे अटैच होगी? टिश्यूज में, एट टिश्यू। क्या है टिश्यू में? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई है, और जब CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई है, CO2 बहुत ज़्यादा है, तो ये CO2 इस हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ेगी और जुड़कर बनाएगी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, दैट इज NBHBNHCOOH। दिस इज कार्ब अमीनो hemoglobin, which is an unstable compound, and in this way it will be transported. जब ये लंग्स में पहुंचेगा, ये ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर ये हीमोग्लोबिन से अटैच होके जा रही है, जब ये पहुंचेगा लंग्स में, नाउ व्हाट विल हैपन एट लंग्स? लंग्स में जाके स्टूडेंट्स PCO2 क्या होगा? फॉल होगा, और PO2 क्योंकि हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, हम पढ़ चुके हैं। PO2 बढ़ेगा, और इस PO2 के बढ़ने के कारण, PCO2 के कम होने के कारण और PO2 के बढ़ने के कारण ये CO2 इस अमीनो ग्रुप से डिटैच हो जाएगी और वापस ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, और फिर ये CO2 एक्सहेलेशन के थ्रू बॉडी से बाहर एटमॉस्फेयर में फेंक दी जाएगी। सो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, पहला, ये कहाँ फॉर्म होता है? एट टिश्यूज, दिस विल बी फॉर्म्ड। कहाँ टूटेगा? एट लंग्स। क्यों ब्रेक होगा? बिकॉज ऑफ डिक्रीज CO2 एंड इंक्रीज PO2। पर इन दोनों फैक्टर्स में से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है जो अफेक्ट कर रहा है? ये वाला, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। सो टिश्यू में जहां CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा, और लंग्स में जब PO2 बढ़ेगा तो ये हीमोग्लोबिन इस CO2 को छोड़ेगा, रिलीज करेगा, और फिर ये CO2 बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सेल कर दी जाएगी। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड फॉर्म। एक तो डायरेक्ट डिसॉल्व हो रही है और एक किस तरह से हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि ये बाइकार्बोनेट्स की तरह कैसे ट्रांसपोर्ट होगी। सो एज बाइकार्बोनेट्स through plasma or by plasma. Now how will this happen? Now this is very interesting and very important. Let me put 2-3 stars. इतना important, अच्छे से समझिएगा क्या होता है। सपोज करिए ये कोई भी एक टिश्यू सेल है, यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हुई, ठीक है, ये ब्लड है, ब्लड कैपिलरी है, और इस ब्लड में यहाँ पे ये है प्लाज्मा। सपोज दिस इज द प्लाज्मा पार्ट, लाइक दिस, और इसी प्लाज्मा में RBC भी है। हम एक RBC बना देते हैं, मान लीजिए ये एक RBC है, दिस इज एन RBC। ऑलराइट, नाउ व्हाट हैपेंस? ये जो CO2
टिश्यू से बाहर निकला, ये सबसे पहले प्लाज्मा में आया, 7% तो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया और बाकी बचा हुआ 93% अंदर चला गया। जब ये 93% अंदर गया तो इसमें से 23% हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लिया, जो हम पढ़ चुके हैं। बचा हुआ 70% क्या होगा, ये जो CO2 है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर कर ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा और इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर। हमने पढ़ा था जो फास्टेस्ट एंजाइम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंजाइम्स के अंदर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, वो इस CO2 H2O को चेंज कर देगा H2CO3 में। ये जो H2CO3 है स्टूडेंट्स, ये ब्रेक होगा बाइकार्बोनेट आयंस में प्लस H पॉजिटिव में। ये जो H पॉजिटिव है ये इसी आरबीसी में, टिश्यू की बात हो रही है, दिस इज हैपनिंग एट टिश्यू। सो टिश्यू लेवल पर क्या हो रहा है, ऑलरेडी हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन आ रही है और जब ऑक्सीजन टिश्यू पे पहुंचेगी, ये आरबीसी है, जब ऑक्सीजन टिश्यू में पहुंचेगी तो बोहर्स इफेक्ट के कारण क्योंकि CO2 ज़्यादा है तो ये ब्रेक होगा और ब्रेक होकर ये HB अलग हो जाएगा और इसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। हमने पढ़ा था करीब 25% ऑक्सीजन, 5 ml ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगी और ये जो रिलीज ऑक्सीजन है ये टिश्यूज तक पहुंच जाएगी। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये इस H पॉजिटिव आयन के साथ अटैच होके HHB बना लेगा। ऑलराइट, ये बाइकार्बोनेट आयंस बचे, ये बाइकार्बोनेट आयंस प्लाज्मा में आ जाएंगे, दे विल कम बैक इनटू द प्लाज्मा। और जब एक बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में आया तो एक नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया आरबीसी से, तो आरबीसी में अब एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और हम नहीं चाहते कि ये बैलेंसिंग गड़बड़ हो चार्जेस की, तो क्या होगा, यहाँ पर जो NaCl है वो टूटेगा। NaCl जब टूटेगा तो क्लोराइड आयंस निकलेंगे और Na+ आयंस निकलेंगे। ये जो क्लोराइड आयंस हैं ये अंदर चले जाएंगे आरबीसी के, एक नेगेटिव बाहर आया बाइकार्बोनेट, एक क्लोराइड अंदर गया, एक नेगेटिव बाहर आया, एक नेगेटिव अंदर गया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्रॉस हो गया, यानी आरबीसी का चार्ज और प्लाज्मा का चार्ज बराबर रहा, चार्जेस में चेंज नहीं आया। ये जो बाइकार्बोनेट है ये अब इस Na+ के साथ जुड़कर और फिर प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये एक बेसिक मैकेनिज्म होता है। सो नाउ लेट अस राइट इट डाउन, व्हाट इज हैपनिंग। सबसे पहले CO2 released from tissue, this we know why this is releasing, because of the various metabolic activities. Now what happens, now this CO2 will enter RBC, RBC में एंटर होगी, RBC में एंटर कर कर ये CO2 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, H2CO3 बनाएगा और यहाँ पर जो एंजाइम लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम विच इज फाउंड इनसाइड द आरबीसी। थोड़ा सा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम स्टूडेंट्स प्लाज्मा में भी मिलता है बट मेजरली आरबीसी में मिलता है। सो दिस एंजाइम विल स्पीडन अप दिस रिएक्शन। नाउ दिस H2CO3 will further break into H positive plus bicarbonate ions. Now this bicarbonate ions will go into plasma और एक्सचेंज करेंगे किसके साथ में, क्लोराइड आयंस के थ्रू। देयर विल बी एन एक्सचेंज। ये जो एक्सचेंज होता है इसे क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। सो व्हाट विल हैपन, लेट अस राइट व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट का एक और नाम है साइंटिस्ट के नाम पे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हैमबर्गर्स फिनोमिना, हैमबर्गर्स phenomenon. It simply means that bicarbonate ions moves from RBC into plasma and chloride ions from plasma
into RBC to maintain the electric charge, and this shift is called chloride shift or Hamburger's phenomena. This is very, very important. And where it is happening, where is this all happening? This is all happening at tissue. This is a tissue, all right? At tissue this is happening. Now what will happen? ये बाइकार्बोनेट्स प्लाज्मा में आ गए, प्लाज्मा में आकर ये Na+ के साथ जुड़ के सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे और इस फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे. ये जो बचा हुआ H पॉजिटिव है ये क्या करेगा? टिश्यू पे HbO2 ब्रेक हो रहा है, HbO2 ब्रेक होगा तो O2 रिलीज होगी टिश्यू में, रिलीज्ड इनटू टिश्यू, हमने पढ़ा था 25%, और Hb फ्री हो जाएगा. ये Hb इन H पॉजिटिव आयंस के साथ जुड़कर HHB बनाएगा जो वापस ब्लड के थ्रू लंग्स में पहुंचेगा. सो दिस इज हैपनिंग एट टिश्यू लेवल. इस तरह से बाइकार्बोनेट आयंस फॉर्म हो गए जो लंग्स तक पहुंच गए ब्लड के थ्रू. अब ये वापस लंग्स से बाहर CO2 के फॉर्म में कैसे एक्सेल होंगे, आप इसको लिखिए, वो हम पढ़ते हैं. So students, if we just have to draw the diagram to understand what is happening at the tissue level, let us just draw the diagram. इस diagram से आपको complete idea मिल जाएगा at tissue level what is happening. Suppose these are the cells, tissue. दिस इज टिश्यू. और यहाँ पे हम कुछ और भी बना देते हैं. यहाँ पे एक कैपिलरी आई है ब्लड की. ऑलराइट, लेट अस लेबल लाइक दिस. ये कैपिलरी है और इस कैपिलरी में एक ये RBC है. दिस इज एन RBC. दिस इज अ कैपिलरी. और कैपिलरी में हमें पता है एंडोथीलियम होगी, सिंगल लेयर स्क्वैमस एपिथीलियम, वो मैंने ये बना दी, ये इसके न्यूक्लियस बना देते हैं. सो दिस इज अ ब्लड कैपिलरी. नाउ इस कैपिलरी में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इस कैपिलरी में ये जो है दिस इज RBC, और ये जो पूरा भरा हुआ है स्टूडेंट्स ये है प्लाज्मा. Let me label, this is plasma. Now what is happening at the tissue level? सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की. 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर आ रही है और वो इस टिश्यू फ्लूइड के थ्रू सेल के अंदर चली जाएगी. फर्स्ट, नाउ HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 97% ऑक्सीजन आ रही है. टिश्यू में बोहर इफेक्ट के कारण यानी इंक्रीज CO2 के कारण ये ब्रेक होगी, और जब ये ब्रेक होगी तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, Hb अलग हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन भी टिश्यू के अंदर रिलीज हो जाएगी. 25% हमने पढ़ा था, 5 ml. सो दिस इज हाउ ऑक्सीजन इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड. नाउ व्हाट इज हैपनिंग टू द CO2? ये CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है 7% डायरेक्ट प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब जो 23% है यहां से CO2 वापस निकली, CO2, ये CO2 Hb के साथ जुड़ी अमीनो ग्रुप के साथ, और अमीनो ग्रुप के साथ जुड़कर इसने कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लिया. 23% इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी. सो दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. नाउ जो रिमेनिंग 70% CO2 है वो भी एंटर हुई RBC के अंदर. CO2 ये जुड़ी वाटर के साथ, वाटर के साथ जुड़कर इसने H2CO3 बनाया. इस H2CO3 ने ब्रेक होकर बाइकार्बोनेट आयंस प्लस H प्लस बनाया. ये जो H प्लस है ये इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर HHB बनाएगा. इसका क्या रोल है हम बाद में पढ़ेंगे. तो
75% हीमोग्लोबिन में तो अभी भी ऑक्सीजन भरी हुई है, बट जो 25% हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को रिलीज किया था वो इन H पॉजिटिव आयन के साथ जुड़कर HHB बना रहा है। नाउ ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं, ये आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, इसके थ्रू प्लाज्मा में बाहर आ जाएगा। ऑलराइट, ये वापस प्लाज्मा में चले जाएंगे इस तरह से, लाइक दिस। और इसके लिए ताकि चार्ज गड़बड़ ना हो, अंदर आ जाएंगे क्लोराइड आयंस। दिस इज क्लोराइड शिफ्ट। ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं ये फिर सोडियम के साथ मोस्टली जुड़ के सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होंगे। सो दिस इज हाउ द होल रिएक्शन इज हैपनिंग एट द टिश्यू लेवल। सो अब ये जो ब्लड है ये लंग्स तक पहुंचेगा। नाउ व्हाट विल हैपन एट लंग्स? यू ड्रॉ दिस डायग्राम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप सभी कुछ एक साथ दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट एट द टिश्यू लेवल। देन वील सी व्हाट हैपन्स एट एल्वियोलर लेवल। Now let us try to understand what will happen at the alveolar surface, जहाँ पर कि ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो रहा है। सो एट alveolar surface or site that is near lungs, what is happening? Now what will happen? सबसे पहले तो जो डिजॉल्व्ड CO2 है वो तो डायरेक्टली एल्विलाई में चली जाएगी, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है वो 45 mmHg है, एल्विलस में 40 mmHg है। तो फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर CO2 विल डिफ्यूज आउट ऑफ द लंग्स। जो 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है वो क्योंकि लंग्स में जाकर PO2 बढ़ गया है तो वो भी हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होकर और लंग्स में चली जाएगी। What will happen to this 70% of bicarbonates? Now, this can be explained with the help of Haldon's effect. बोहर्स इफेक्ट जो है वो O2 के ट्रांसपोर्ट को समझाता है टिश्यू पे, और हैल्डन इफेक्ट जो है इट इज रिलेटेड विथ CO2 ट्रांसपोर्ट एट एल्व्यूलर साइट। ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं कि बोहर इफेक्ट O2 के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है और हैल्डन इफेक्ट CO2 के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। नाउ व्हाट हैपेंस? हैल्डन इफेक्ट ये कहता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक व्हाट शुड वी से एक एसिड की तरह काम करता है, और एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव आयंस प्रोटॉन्स को रिलीज करे। सो इट स्टेट्स दैट ऑक्सी हीमोग्लोबिन acts as strong acid. ये इसका मेन स्टेटमेंट है। So what will happen now? As more and more ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म्ड, जो कि होगा एल्विलस पे क्योंकि ऑक्सीजन आकर अटैच होगी हीमोग्लोबिन से। As more and more ऑक्सीहीमोग्लोबिन is formed, more and more H plus ions released into the blood. Now what will happen? ये जो H plus ions हैं ये क्या करेंगे? अब हम जानते हैं कि ऑलरेडी ये जो ब्लड लेकर आ रहा है उसमें क्या क्या है, बाइकार्बोनेट आयंस हैं। ये जो H प्लस आयंस हैं ये अटैच होंगे इन बाइकार्बोनेट्स आयन से, जो कहाँ पर है? प्लाज्मा में है। लेकिन ये प्लाज्मा से कहाँ चले जाएंगे? आरबीसी में। दे विल गो फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी। वही उल्टी रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होगी, क्लोराइड आयन आरबीसी से प्लाज्मा में आएंगे और बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा से आरबीसी में चले जाएंगे। सो दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इनसाइड आरबीसी। नाउ अगेन वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में दिस इज हैपनिंग इन आरबीसी। ये बाइकार्बोनेट आयंस इनके साथ H पॉजिटिव के साथ मिलकर H2CO3 बनाएंगे, और H2CO3 जो है ये H2O प्लस CO2 बनाएगा, और ये CO2 जो है दिस विल बी एक्सेल्ड आउट ऑफ द लंग्स। सो दिस रिएक्शन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एट द टिश्यूज। ठीक उसका उल्टा हो गया। और ये क्यों निकाल रहा है H पॉजिटिव आयंस? ये कहाँ से आ रहे हैं? जो HHB आपको याद है अभी हमने बनाया था, टिश्यू से HHB बनकर आ रहा है।
लंग्स में आके इसको खूब सारी ऑक्सीजन मिल रही है। जब खूब सारी ऑक्सीजन मिलेगी तो ये क्या फॉर्म करेगा, बाइकार्बोनेट्स तो अलग कर देगा और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। यही बाइकार्बोनेट्स हैं जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो हीमोग्लोबिन है ये बिल्कुल एक ऐसी गर्लफ्रेंड की तरह है जो किसी का भी साथ छोड़ सकती है, किसी का भी साथ दे सकती है। जहाँ इसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिला, याद रखने का तरीका, इसको लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ये H पॉजिटिव आयंस को फेंक देगा, हटा देगा। जब ये टिश्यू पे पहुंचेगा तो वहां उसको CO2 ज़्यादा मिल रही है, जब CO2 ज़्यादा मिलेगी तो ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा और CO2 के साथ जुड़ जाएगा। तो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, जहां पर ऑक्सीजन ज़्यादा है यानी लंग्स पे, वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगा तो H+ आयंस को रिलीज करेगा। ये H+ आयंस अल्टीमेटली CO2 को एक्सेल्ड आउट कराएंगे। टिश्यू में ठीक उल्टा हो रहा है, टिश्यू में CO2 ज्यादा है तो ये HbO2 ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज कर CO2 के साथ जुड़ेगा, प्लस बचा हुआ इन H पॉजिटिव के साथ HH भी बनाएगा। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। सो हेल्डन इफेक्ट सेज दैट ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जितना ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा, अराउंड 97% ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन रहा है, उतने ही H+ आयंस रिलीज होंगे। जितने H+ आयंस रिलीज होंगे वो इन बाइकार्बोनेट्स के साथ जुड़ेंगे। ये बाइकार्बोनेट्स जो प्लाज्मा में आ रहे हैं 70%, इनके साथ जुड़कर रिवर्स रिएक्शन कॉज करेंगे। CO2 टूटेगा और CO2 को फिर हायर टू लोअर प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वुलस में वो एक्सेल्ड आउट हो जाएगा। प्लस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन भी ब्रेक होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लंग्स में जब PO2 हाई होता है तो वहां भी ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेने के लिए CO2 को छोड़ देता है। आप इसको बनाइए, फिर हम इसको भी एक डायग्रामेटिक फॉर्म में व्हाट इज हैपनिंग एट लंग्स उसे पढ़ लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज नोट दिस डाउन। सो नाउ लेट अस सी what is happening at the alveolar site in a diagrammatic form, ताकि हम सारा कुछ एक साथ समझ सकें। So at alveolar site और near lungs what is happening? जो डायग्राम हमने पहले बनाया है अब हम उसका रिवर्स डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स। सपोज ये एल्व्यूलाई का पार्ट बना रहे हैं हम, ऑलराइट, एंड इसको हटा देते हैं क्योंकि ये पूरा ऊपर तक खुला हुआ एल्वुलस है। ये एल्वुलस की सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हो गई। दिस इज एन एल्वुलस, ऑलराइट, लेट अस लेबल दिस एल्वुलस एंड दिस इज द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलस। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो किसके थ्रू आ रहा है, कैपिलरी के थ्रू आ रहा है। सो सपोज ये उस कैपिलरी की एंडोथीलियम हो गई, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके थ्रू डिफ्यूजन होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ सपोज ये कैपिलरी है, ये प्लाज्मा है और यहीं पर एक RBC बना देते हैं हम। दिस इज एन RBC। नाउ ये प्लाज्मा है, ये पूरा प्लाज्मा है। सो लेट अस लेबल दिस इज ब्लड कैपिलरी विच इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, this is the plasma and this we know is the RBC. Now what will happen? ये nucleus. Now what will happen? सबसे पहले 3% O2, 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी एंड इट विल बी ट्रांसपोर्टेड। उल्टा हो रहा है। और जो 7% CO2 है वो भी प्लाज्मा में चली जाएगी, प्लाज्मा में जो घुली हुई थी वो एल्वुलस में चली जाएगी। दिस वॉज इन प्लाज्मा एंड दिस वॉज अबाउट 7%। नाउ व्हाट विल हैपन, जो HbCO2 था, HbCO2 यानी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये ब्रेक होगा Hb में प्लस CO2 में, और ये जो CO2 है ये भी एल्वुलस में फिर रिलीज हो जाएगी। ये अराउंड 23% वाला पार्ट है। क्यों हो रहा है? क्योंकि PO2 बढ़ गया है। लेट मी राइट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज PO2, इसलिए ये डिटैच हो जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगी Hb से। नाउ व्हाट विल हैपन,
जो O2 है 97% वो अंदर आएगी RBC में, और RBC में अंदर आकर ये जो HHB था, इसके अंदर हम जानते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये HHB लेकर आ रहा है, इसके साथ रिएक्शन करेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्लस H आयंस को रिलीज कर देगा। ये हेल्डन इफेक्ट है स्टूडेंट्स, H आयंस आर रिलीज्ड। सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ व्हाट विल हैपन, जो क्लोराइड आयंस हैं वो बाहर चले जाएंगे प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं 70% सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, सोडियम अलग हो जाएगा Na प्लस, बाइकार्बोनेट अलग हो जाएगा, फिर वो Na प्लस Cl नेगेटिव के साथ अटैच होके NaCl बना लेगा, और ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं ये वापस अंदर आ जाएंगे। नाउ बाइकार्बोनेट्स विल कम इनसाइड, एक सेकेंड यहां लिख देते हैं बाइकार्बोनेट्स। नाउ दीज बाइकार्बोनेट्स विल कंबाइन विद दिस H पॉजिटिव, ये रिएक्शन करेंगे और ये रिएक्शन करके वापस वही H2CO3 बनाएंगे। H2CO3 फिर ब्रेक होगा H2O प्लस CO2 में, और ये CO2 भी एल्वियस से वापस बाहर चली जाएगी, दिस CO2। यहाँ पर भी वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम काम कर रहा है। सो इस तरह से हमने देखा कि 23% HbCO2 विल गो आउट, 7% डिजॉल्व विल गो आउट, एंड रिमेनिंग 70% जो बाइकार्बोनेट आयंस है वो भी दे विल बी रिलीज्ड, और O2 3% प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाएगी और बाकी H भी O2 बना लेगी। तो इस तरह से ये कंप्लीट साइकिल हमने देखी, जिसमें कि यहाँ पर ये हेल्डन इफेक्ट काम कर रहा है। दिस इज द हेल्डन इफेक्ट, लेट अस राइट। हेल्डन इफेक्ट states that due to formation of HbO2 oxyhemoglobin, H plus ions will be released, and these H plus ions are responsible for the release of CO2. More and more CO2 will be released due to formation of more and more oxyhemoglobin. This is what is Halden effect. इसका उल्टा जो डायग्राम हमने टिश्यू लेवल पे बनाया था, वहां पर बोहर्स इफेक्ट के कारण O2 ट्रांसपोर्ट हो रहा था टिश्यूज में। So students, this is all about O2 and CO2 transport, very very important topic. O2 3% dissolved in plasma and 97% associated with hemoglobin as oxyhemoglobin. CO2 7% dissolved in plasma, 23% as carb aminohemoglobin and 70% as bicarbonates in the plasma. But प्लाज्मा में पहुंचने के पहले जो रिएक्शंस होती हैं वो RBC में होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हैपन्स। सबसे पहले हम इनहेलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एयर विल कम इनसाइड। देन एल्व्यूलस और ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में एक्सचेंज होगा गैसेस का, जो अभी हमने देखा। एक्सचेंज होने के बाद ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होगा, टिश्यू तक पहुंचेंगी गैसेस, टिश्यू पे वापस एक्सचेंज होगा, जो हमने लास्ट डायग्राम में देखा था। O2 टिश्यू को डिलीवर हो जाएगी नॉर्मल कंडीशंस में 25%, CO2 ब्लड में आ जाएगी, फिर ये CO2 वापस ट्रांसपोर्ट होगी इन फॉर्म्स में, तीनों फॉर्म्स में, और वापस एल्वियलस तक आएगी, फिर इनका एक्सचेंज होगा, एंड फाइनली एक्सलेशन विल हैपन, दैट इज इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर। फिफ्थ प्रोसेस सेल्यूलर रेस्पिरेशन का होता है कि किस तरह से सेल के अंदर ऑक्सीजन का यूज करके न्यूट्रिएंट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एटीपी कैसे जनरेट होती है, और इस प्रोसेस में CO2 कैसे रिलीज होती है। ये एक पूरा अलग चैप्टर है स्टूडेंट्स, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंडर इसको हम अलग से पढ़ते हैं, इसको इस चैप्टर में नहीं पढ़ा जाता है। बट दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली रेस्पिरेशन का एम है एनर्जी एटीपी को ऑब्टेन करना बाय बर्निंग द फ्यूल। So we have seen how actually the respiration, the process of respiration happens and all the important steps. Now we'll talk about how this respiration is regulated. You please note this down, then we'll talk about the regulation. So now students, after completing the process of respiration, let us see how this respiration is regulated. All right? So let's talk about this. Regulation of breathing.
और रेस्पिरेशन. नाउ व्हाट हैपन्स, हम जानते हैं कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है. इट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल. सो लेट अस राइट फ्यू पॉइंट्स दैट नॉर्मल ब्रीदिंग इज involuntary. And it is abdominal breathing. क्योंकि इसमें डायफ्राम मेन रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स. सो इट इज़ मेनली एब्डोमिनल ब्रीदिंग. आप कायदे से जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारा पेट जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आता है, एंड व्हेन वी एक्सेल देन द एब्डोमेन गोज इनसाइड. सो मेन रोल एब्डोमेन का है. सो इट इज़ दी एक्चुअली एब्डोमिनल ब्रीदिंग. दिस इज इंपॉर्टेंट. नॉर्मल ब्रीदिंग, ये क्वेश्चन आता है. लेकिन हम जानते हैं कि हम फोर्सफुल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं. वी नो दैट. हम चाहें तो अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा एयर अंदर ले सकते हैं और एक्स्ट्रा एयर बाहर भी छोड़ सकते हैं. सो जो फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है या फोर्स्ड ब्रीदिंग होती है, दैट कैन बी वॉलेंट्री. वो हम अपने मर्जी से डिसाइड करते हैं. इट इज अंडर आवर कंट्रोल, सो इट इज वॉलेंट्री. एंड दिस इज थोरैसिक ब्रीदिंग. क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि मेनली इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से ये होती है. सो दिस इज मेनली थोरैसिक ब्रीदिंग. प्रेग्नेंट लेडीज में क्योंकि फीटस अंदर होता है मदर के यूट्रस के, तो यूट्रस का साइज बढ़ जाता है. एब्डोमेन से ब्रीदिंग होना पॉसिबल नहीं होता. डायफ्राम बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर सकता है क्योंकि यूट्रस का साइज बहुत बढ़ गया है. ऑलमोस्ट अम्बलाइकस तक, नाभि तक यूट्रस आ जाता है, बल्कि उससे भी ऊपर आ जाता है लास्ट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में. तो उनमें भी जो मेन ब्रीदिंग होती है वो चेस्ट ब्रीदिंग होती है, यानी थोरैसिक ब्रीदिंग होती है. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो लेट अस राइट दैट प्रेग्नेंट लेडीज में भी बेसिकली क्या होती है, इन प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो द ब्रीदिंग इज मेनली थोरैसिक. ये सब क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं. सो नॉर्मली एब्डोमिनल बट फोर्सफुल एंड प्रेगनेंसी इट इज थोरैसिक. नाउ हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं दैट व्हाट इज द रेस्पिरेटरी रेट अडल्ट ह्यूमंस में. हमारी रेस्पिरेटरी रेट, हम यहाँ अडल्ट्स की बात कर रहे हैं, अडल्ट ह्यूमन कितनी होती है स्टूडेंट्स? कौन याद करके आया है? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. एक मिनट में हम 12 से 16 बार इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं. यानी 60 सेकेंड्स में 12 टाइम्स. 12 टाइम्स इन 60 सेकेंड्स. सो 1 टाइम इन 60 बाय 12 दैट इज 5 सेकेंड्स. सो दैट मीन्स 1 साइकिल कितनी हो गई? 5 सेकेंड्स की. वेरी इजी. 12 cycles in 60 seconds. So 1 cycle in 60 divided by 12, that is 5 seconds. Alright, this is important. एक बार सांस लेते और छोड़ते जो हम हैं वो 5 सेकेंड्स में होता है, जिसमें से 2 सेकेंड्स तो हम सांस अंदर लेते हैं, यानी इंस्पिरेशन इज 2 सेकेंड्स, और अगले 3 सेकेंड्स में हम एयर को बाहर छोड़ते हैं, दैट मीन्स एक्सपिरेशन इज 3 सेकेंड्स. दिस इज इंपॉर्टेंट ताकि CO2 मैक्सिमम बाहर निकाल सके. सो ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं. दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट. ऑल राइट. सो 1 साइकिल इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स. नाउ इनका जो कंट्रोल है ब्रीदिंग का स्टूडेंट्स, ये 2 तरह से होता है. एक न्यूरल कंट्रोल, यानी जिसको ब्रेन कंट्रोल करेगा, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, और दूसरा केमिकल कंट्रोल जो कुछ केमिकल स्टिमुलस से कंट्रोल्ड होता है. सो breathing is regulated by 2, and what are these? There is one is the neural control of breathing or the nervous control of breathing, and the other one is the chemical control of the breathing. Now let's talk about both of these one by one. Please note this down. So now let us first see how this respiration is controlled neurally and chemically. So let's first talk about the neural regulation or the neural control of breathing. Now
स्टूडेंट्स न्यूरल कंट्रोल का मतलब है ब्रेन इसे कंट्रोल कर रहा है, और ब्रेन में सेंटर्स होते हैं अलग अलग एक्टिविटी के लिए, विच ऑल आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। अल्टीमेटली ब्रेन की फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? नर्व सेल, न्यूरॉन। सो दे आर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटर्स। व्हाट आर दीज? नंबर 1, मेड्यूलरी सेंटर्स, जो ब्रेन के मेड्यूला पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर मेड्यूलरी सेंटर्स। एंड सेकेंड जो है ये ब्रेन के पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर कॉल्ड पोंटाइन सेंटर्स। नाउ मेड्यूलरी सेंटर्स मेड्यूला में लोकेटेड है। लेट अस राइट लोकेटेड इन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये स्टूडेंट्स मेन रेस्पिरेटरी सेंटर हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मेन रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करेंगे। सो लेट मी राइट दैट दे आर द मेन रेस्पिरेटरी सेंटर्स। इन्हें ही कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यानी RRC, क्योंकि ये रेस्पिरेशन की रिदम बनाएंगे, लय बनाएंगे, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन को कंट्रोल करेंगे। सो व्हाट आर दे कंट्रोलिंग? दे बोथ दी सेंटर्स दे कंट्रोल रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी पर मिनट कितनी बार इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होगा, और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्या क्या कंट्रोल हो रहा है? एक तो रेट और एक डेप्थ। अगर जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन होगा तो गहरी सांस नहीं ली जाएगी, शैलो, थोड़ा सा लेंगे जल्दी फेंकेंगे, फिर लेंगे फेंकेंगे, जल्दी लेंगे फेंकेंगे। फास्टर इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सो रेट विल इंक्रीज बट डेप्थ विल डिक्रीज। इसका ठीक उल्टा, अगर हम गहरी सांस अंदर लेंगे, गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे, यानी पर मिनट जो रेस्पिरेटरी साइकिल्स हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा। सो रेस्पिरेटरी रेट विल डिक्रीज बट डेप्थ विल इंक्रीज। सो ये दोनों ही चीजें कंट्रोल होंगी इन सेंटर से, द रेट एंड द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ मेन रेस्पिरेटरी सेंटर्स मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं, जबकि पोंटाइन जो है दे आर लोकेटेड इन पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन। ये डायरेक्टली नॉर्मली काम नहीं करते हैं, ये मेड्यूलरी सेंटर्स को अफेक्ट करते हैं। सो दे आर we can say that they modify respiratory rhythm centers of medulla. All right, now medulla में two group of neurons present होते हैं, एक फ्रंट की तरफ और एक डॉर्सल साइड की तरफ। Accordingly there will be two types of medullary centers. One is the dorsal respiratory center or the dorsal respiratory group, that is DRG, and one is the ventral respiratory group, that is the VRG. ये दो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो मेड्यूला में प्रेजेंट है, जो मेन रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेंगे। पोंटाइन में स्टूडेंट्स वैसे तो एक ही मेन होता है जिसे कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। हमें ये मेन याद रखना है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है यही पॉन्स में मिलने वाला मेन रेस्पिरेटरी सेंटर है। बट कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि एक और सेंटर मिलता है पॉन्स में जिसे एपन्यूस्टिक सेंटर कहते हैं, और ये सेंटर जो है स्टूडेंट्स ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है, इसका अलग से कोई रोल नहीं है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा कोई ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है ही नहीं, सिर्फ न्यूमोटैक्सिक ही है। तो आपको बस इतना याद होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आता है एपन्यूस्टिक सेंटर इज नंबर 1, ये पॉन्स में मिलने वाला रेस्पिरेटरी सेंटर है, दैट इज ऑल। इसका फंक्शन सेम वही होगा जो कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर का फंक्शन होगा। अगर ऑप्शन में दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर, और ऑप्शंस अगर न्यूमोटैक्सिक एंड एपन्यूस्टिक दोनों हैं, तो हमें कौन सा आंसर लगाना है? न्यूमोटैक्सिक ही लगाना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक स्टार लगा दिया है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम देखेंगे कि कैसे ये कंट्रोल करेंगे। प्लीज नोट दिस डाउन।
Now, let's talk about how the breathing is controlled. What are the effects of these centers? So first we'll talk about DRG. Now, dorsal respiratory group, पॉन्स में मेड्यूला में मिलने वाला मेन सेंटर है ये. इसे स्टूडेंट्स इंस्पिरेटरी सेंटर भी कहते हैं. इंस्पिरेटरी सेंटर, क्योंकि यही इंस्पिरेशन को स्टार्ट करता है. और इंस्पिरेशन को अगर ये स्टार्ट करेगा, यानी यहां से जो नर्व इंपल्सेस हैं वो कौन सी मसल्स के पास जानी चाहिए, जो इंस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स. यहां तक ये नर्व्स जाएंगी और ये नर्व इंपल्सेस इन रेस्पिरेटरी मसल्स को, इंस्पिरेटरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसके कारण से लंग का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा और एयर लंग्स के अंदर आएगी. सो दिस इज द मेन इंस्पिरेटरी सेंटर. It initiates inspiration. This will start the inspiration. Or we can say that it controls, it is responsible for normal breathing. क्योंकि सिर्फ इंस्पिरेशन को कंट्रोल करना है, एक्सपायरेशन तो पैसिव प्रोसेस है. जब मसल रिलैक्स करेगी तो ऑटोमेटिकली एक्सपिरेशन हो जाएगा. सो नाउ व्हाट डू दे डू? ये जो इंस्पिरेटरी सेंटर है ये, they send nerve impulses for 2 seconds to the inspiratory muscles, inspiratory respiration muscles. That means to the diaphragm and एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. 2 सेकेंड्स के लिए ये सिग्नल भेजेगा, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, एंड देयर विल बी इंस्पायरेशन. नाउ व्हाट विल हैपन? ये 3 सेकेंड्स के लिए सिग्नल्स भेजना बंद करेगी. दैट मीन्स इट स्टॉप्स सिग्नल्स फॉर 3 सेकेंड्स. और जब 3 सेकेंड्स तक सिग्नल्स नहीं आएंगे तो ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी ये रिलैक्स हो जाएगी. सो व्हाट विल हैपन? दीज डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्सेस, क्योंकि इसके पास नर्व इंपल्स नहीं आ रही है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. और जब ये रिलैक्स करेंगे सो एक्सपायरेशन और एक्सलेशन विल हैपन. सो वी हैव सीन दैट नॉर्मल एक्सपायरेशन एंड नॉर्मल इंस्पायरेशन, दैट मीन्स नॉर्मल ब्रीदिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दीज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये मेन है जो नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है. ये क्वेश्चन आता है इंस्पिरेशन को भी और एक्सपायरेशन को भी. इसीलिए इंस्पिरेशन 2 सेकेंड्स के लिए होता है, एक्सपायरेशन 3 सेकेंड्स लेता है. टोटल 5 सेकेंड्स में एक बार सांस अंदर आके बाहर जाती है. दिस इज मेन. नाउ लेट अस सी व्हाट दिस वेंट्रल ग्रुप इज डूइंग. नोट दिस डाउन. नाउ दिस इज स्टूडेंट्स इन नॉर्मल ब्रीदिंग. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन वी फोर्सफुली टेक इनसाइड एयर और फोर्सफुली ब्रीथ्स इट आउट? There comes the role of VRG. यहां पर VRG का रोल आता है. इसीलिए VRG को एक्सपायरेटरी सेंटर भी बोलते हैं. अब आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये नॉर्मल एक्सपायरेशन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन में रोल प्ले कर रहा है. सो दिस इज एक्सपायरेटरी सेंटर. ये भी मेड्यूला में प्रेजेंट है. लेट मी राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, नो रोल, क्योंकि कई बुक्स में इसमें बहुत कंफ्यूजिंग दिया हुआ है. नो रोल इन नॉर्मल ब्रीदिंग. दैट मीन्स नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन में इसका कोई रोल नहीं है. कहाँ रोल है इसका? फोर्सफुल ब्रीदिंग में. दैट मीन्स इन फोर्सफुल ब्रीदिंग इट कंट्रोल्स बोथ. लेट अस राइट, controls forceful breathing, that is both inspiration as well as expiration. Now what will happen? VRG
सबसे पहले जब भी फोर्सफुल ब्रीदिंग होगी स्टूडेंट्स, तो मेन जो इनिशिएट होती है वो स्टार्ट होती है सेरिब्रम से. सो लेट अस राइट दैट दिस फोर्सफुल ब्रीदिंग इनिशिएट्स. हमने जैसे ही सोचा एक्स्ट्रा सांस लेने की या छोड़ने की, हमारी जितनी भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं वो ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट से कंट्रोल होती हैं. सो दिस ऑल्सो इनिशिएट्स फ्रॉम सेरिब्रम. सेरिब्रम से ये इम्पल्स शुरू होगी और फिर ये सेरिब्रम से वीआरजी के पास सिग्नल आएगा. अब ये वीआरजी क्या करेगा, ये सिग्नल भेजेगा, इट सेंड नर्व इम्पल्सेस टू, किसको भेजेगा, फोर्सफुल ब्रीदिंग वाली मसल्स यानी कि टू abdominal muscles and internal intercostal muscles. And what will happen now? ये muscles जो हैं they will contract and then we will have forceful expiration and inspiration. Now इसमें से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्सफुल ब्रीदिंग शुरू कहाँ से होगी, सेरिब्रम से होगी, ब्रेन का पार्ट है. फिर वीआरजी एक्टिव होगा और वीआरजी एक्टिव करके इस तरह से जो फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा. इसे नोट डाउन करिए. फिर हम देखते हैं पोंटाइन सेंटर्स कैसे काम करते हैं और ये आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट होंगे. प्लीज नोट दिस डाउन. नाउ स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द रोल ऑफ पोंटाइन सेंटर्स और फिर हम उसको क्लब करेंगे. हमने देखा कि नॉर्मल ब्रीदिंग डॉर्सल ग्रुप से कंट्रोल हो रही है, फोर्सफुल ब्रीदिंग वेंट्रल ग्रुप से कंट्रोल हो रही है, यानी टोटल ब्रीदिंग मेड्यूला से कंट्रोल हो रही है. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पोंटाइन सेंटर्स. पोंटाइन और कॉमन वाला कौन सा है, पोंटाइन न्यूमोटैक्सिक. एपन्यूस्टिक जो है वो तो डिबेटेबल है भी कि नहीं है. न्यूमोटैक्सिक सेंटर, दिस इज फाउंड इन द पॉन्स रीजन. नाउ व्हाट इज द फंक्शन. स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी ऐसा स्टिमुलस होता है, पेन, इमोशंस, क्राइंग, स्ट्रेस, किसी भी कारण से पोंटाइन सेंटर्स, या अभी हम पढ़ेंगे बॉडी में CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ जाए किसी भी कारण से, तो ये सेंटर्स स्टिमुलेट होते हैं और ये सेंटर्स जो हैं ये इंस्पिरेशन के स्विच ऑफ सेंटर की तरह काम करते हैं. सो व्हाट विल दे डू, दे एक्ट लाइक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, स्विच ऑफ सेंटर ऑफ इंस्पिरेशन. इंस्पायरेशन को ये स्विच ऑफ कर देंगे. कैसे स्विच ऑफ करेंगे, कहां से इंस्पायरेशन हो रहा है, नॉर्मल इंस्पायरेशन मेड्यूला के DRG से, तो ये कैसे करेंगे स्विच ऑफ स्टूडेंट्स, दे विल मॉडिफाई और दे विल इनहिबिट मेड्यूलरी सेंटर्स. और मेड्यूलरी सेंटर्स में भी स्टूडेंट्स मेनली कौन सा सेंटर होगा, हम जानते हैं अब, जो इंस्पायरेशन कर रहा है यानी DRG. सो DRG को ये इनहिबिट करेंगे और जब ये DRG को इनहिबिट करेंगे तो इंस्पिरेशन का टाइम कम हो जाएगा. सांस अंदर, वैसे 2 सेकंड में अंदर जाती है सांस, ये कम हो जाएगा. सो इट डिक्रीजेज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन कम हो गई तो अब रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ जाएगी, यानी पर मिनट नंबर ऑफ टाइम्स वी आर ब्रीदिंग दैट विल इंक्रीज. सो इट इंक्रीजेज रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि सांस कैसी आ रही है, हम 1 मिनट में ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स सांस ले रहे हैं पर सांस शैलो हो गई है, डीप नहीं है, गहरी गहरी सांस नहीं है, बहुत थोड़ी सी सांस ले रहे हैं पर जल्दी ले रहे हैं जल्दी छोड़ रहे हैं, जल्दी ले रहे हैं जल्दी छोड़ रहे हैं, यानी पर मिनट नंबर ऑफ टाइम्स वी आर ब्रीदिंग हैज इंक्रीज्ड बट द ब्रीदिंग इज शैलो, डीप ब्रेथ नहीं है. और ये इसलिए हो रहा है स्टूडेंट्स ताकि जो CO2 अंदर एक्यूमुलेटेड है वो जल्दी से बाहर फेंक सके और हम उस बॉडी जो है वो CO2 से पीछा छुड़ा सके, इट गेट्स रिड ऑफ दैट CO2.
सो न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स, पोंटाइन सेंटर्स नॉर्मली डोंट फंक्शन सिर्फ जब भी कोई स्टिमुलस होगा, कोई भी स्टिमुलस, मेनली स्टिमुलस लाइक PCO2 बढ़ जाए। PCO2 बढ़ेगा तो मतलब एसिडिटी बढ़ गई है, यानी pH कम हो गया है, या कोई पेन हो, स्ट्रेस हो, इन सब टाइम पर आपने देखा होगा कि जब किसी को टेंशन, स्ट्रेस होता है, कोई रोता है तो वो यानी नंबर सांस जल्दी जल्दी लेता है और छोटी छोटी सांस लेता है, शैलो ब्रीदिंग हो जाती है। सो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस पोंटाइन सेंटर। सो नॉर्मल ब्रीदिंग DRG, forceful breathing VRG, and in such stimulus when we want to breathe many times but shallow, pontine centers are activated. आप इसे लिखिए, ड्रॉ कीजिए फ्लो चार्ट को, फिर हम इसको कोरिलेट करके एक डायग्राम बनाएंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इन तीनों को कोरिलेट करें तो क्या हो रहा है, आइए देखें। लेट अस सपोज ये pons and then medulla, all right, this part is the medulla part and this is the pons part of brain। ये hind brain के part से हम बाद में पढ़ेंगे। now यहाँ पे दो centers हैं, VRG and DRG। this is DRG, this is VRG। pons में this is pneumotaxic center, pneumotaxic। एपन्यूस्टिक सेंटर भी डिबेटेबल है या नहीं, बट हमें बस इतना याद होना चाहिए कि पॉन्स में एपन्यूस्टिक सेंटर रेस्पिरेशन के लिए हो सकता है, सेम रोल होगा जो न्यूमोटैक्सिक का है। नाउ सपोज करिए CO2 बॉडी में बढ़ा, व्हाट विल हैपन, वो इसको स्टिमुलेट करेगा प्लस, और ये इनको नेगेटिव माइनस करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल ब्रीदिंग करवा रहा है। तो अब ब्रीदिंग शैलो हो जाएगी, इंस्पिरेशन 0.2 की जगह हो सकता है 0.1 सेकेंड ही हो, तो कम गहरी सांस होगी और ज़्यादा बार सांस होगी ताकि CO2 का लेवल नॉर्मल हो जाए बाहर फेंक कर। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो पोंटाइन सेंटर्स इस पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग में ये काम करेगा, फोर्सफुल ब्रीदिंग में ये काम करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, एक और टर्म यहाँ पे हमें पता होना चाहिए एंड दैट इज हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज दिस? हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। स्टूडेंट्स, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, लंग्स के, लंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जो विसरल प्लूरा है वहाँ पर, और ये बैरो रिसेप्टर्स हैं या स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, यानी जब भी लंग्स के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा हवा अगर अंदर आएगी तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो फूल के फट जाएं, ये जब स्ट्रेच होगा तो एक पर्टिकुलर लेवल तक तो ये स्ट्रेच झेलेंगे, उसके बाद ये एक्टिव हो जाएंगे, और ये जब एक्टिव होंगे तो ये नर्व के द्वारा इस पोंटाइन रिसेप्टर के पास जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, और इस पोंटाइन रिसेप्टर को बोलेंगे कि अब आप इंस्पिरेशन कम करो क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा अंदर आ रही है, अगर अभी भी नहीं रोका गया तो लंग्स में बर्स्ट। सो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। व्हाट इट इज? इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स टू प्रिवेंट लंग ओवर इन्फ्लेशन, कहीं बहुत ज़्यादा हवा अंदर नहीं आ जाए जितनी वो झेल नहीं सकता, ओवर इन्फ्लेशन। सो नंबर 1 क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये प्रोटेक्टिव है। क्या प्रोटेक्शन कर रही है? लंग को ओवर इन्फ्लेट होने से बचा रहा है। कैसे होती है ये रिसेप्टर? क्योंकि स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स और बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स मतलब जो एयर के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, बैरोमीटर होता है प्रेशर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट, सो दे कैन सेंस द एयर प्रेशर, और अगर वो एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इन पे बहुत खिंचाव पड़ेगा तो ये स्ट्रेच हो जाएंगे। सो स्ट्रेच रिसेप्टर्स और बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ऑल राइट। सो they will be
स्टिमुलेटेड बाय ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, यानी बहुत ज़्यादा हवा अंदर आ रही है तो ये स्टिमुलेट हो जाएंगे, और जब ये स्टिमुलेट होंगे स्टूडेंट्स तो ये वेगस नर्व, हम पढ़ेंगे नर्व नंबर 10, इसके थ्रू पोंटाइन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे, पोंटाइन सेंटर स्टिमुलेशन। और ये जो पोंटाइन सेंटर्स हैं ये सेम वही रोल करेंगे कि ये इंस्पिरेशन को रिड्यूस कर देंगे, अब और हवा अंदर नहीं आ पाएगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा तो हवा बाहर फेंकेगी ताकि लंग्स पे जो लोड हो रहा था वो कम हो जाएगा, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। सो नाउ यहाँ पर ही हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, दैट स्ट्रेच रिसेप्टर्स अगर स्टिमुलेट होंगे देन they will also act on these receptors, they will stimulate these receptors and then again finally end result वही है कि इंस्पिरेशन कम हो जाए और हवा अंदर नहीं आए, ऑलरेडी लंग्स बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं, ये फट जाएंगे नहीं तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा ताकि जल्दी जल्दी एयर जो अंदर भरी हुई है उसे बाहर फेंक सके, और इस तरह से लंग्स का जो प्रोटेक्शन है वो हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूरल कंट्रोल। Now let's talk about the chemical control of respiration. Now, this is the neural control. Main respiratory center is the DRG, forceful is the VRG, and pontine during special conditions. Now let's talk about the chemical control of breathing or respiration. Now, केमिकल कंट्रोल मतलब स्टूडेंट्स ये ऐसे रिसेप्टर्स होंगे जो किसी केमिकल के लिए सेंसिटिव होंगे। टू टाइप्स के केमिकल सेंटर्स होते हैं, वन इज द सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स एंड सेकेंड इज द पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। पेरिफेरल chemoreceptors. Now, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो हैं ये भी स्टूडेंट्स रिसेप्टर्स हैं यानी सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, ये मिलते हैं मेड्यूला में, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन मेड्यूला। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो हैं ये ब्रेन में नहीं है, मेड्यूला इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ये तो मेड्यूला में मिल रहे हैं यानी ब्रेन में मिल रहे हैं, ये ब्रेन में नहीं मिलते हैं। ये स्टूडेंट्स अगर आपने ध्यान दिया हो, जैसे ये अयोटा निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर अयोटा ऐसे डिवाइड होता है इस तरह से, तो एक ब्रांच निकलती है कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन को सप्लाई करती है। ये जो कैरोटिड आर्टरी जब ब्रांच होती है यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, कुछ सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट है, और एक जो अयोटा का आर्च बनता है यहाँ पर भी कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। सो अगर हमें इनको एक साथ लिखना हो कि ये कहाँ प्रेजेंट है, सो वी कैन जस्ट राइट जो क्वेश्चन पूछते हैं, दे आर फाउंड इन कैरोटिड आर्च, दैट इज दे आर कैरोटिड बॉडीज, एंड अयोटिक आर्च दैट इज अयोटिक बॉडीज। जो कैरोटिड आर्च पे प्रेजेंट है उन्हें कैरोटिड बॉडीज कहेंगे, जो अयोटिक आर्च में प्रेजेंट है वो अयोटिक बॉडीज हो गए। सबसे ज़्यादा यहाँ प्रेजेंट रहते हैं और ये क्वेश्चन आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम कहाँ पर है? कैरोटिड बॉडी। नाउ व्हाट हैपन्स, जो ब्लड हार्ट के पास पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पूरी बॉडी में सप्लाई होगा इंक्लूडिंग ब्रेन। ये आर्टीरियल ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आर्टरी के थ्रू बाहर जा रहा है। जब ये ब्रेन में पहुंचा मेड्यूला में, तो ये जो ब्लड है अगर इसके अंदर CO2 ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा, नॉर्मली आर्टीरियल ब्लड में 40 mmHg CO2 नॉर्मल रहती है और उसका pH 7.4 होता है। लेकिन अगर मान लीजिए CO2 बढ़ गई, अगर CO2 बढ़ेगी तो CO2 वाटर के साथ मिलकर H2CO3 बनाती है, फिर H आयंस निकलते हैं, तो अगर CO2 बढ़ेगी तो H आयंस बढ़ेंगे, H आयंस बढ़ेंगे यानी कि एसिडिटी बढ़ रही है यानी pH कम हो रहा है। अगर ये सब सिचुएशन ब्रेन तक पहुंची
तो ब्रेन का जो CSF है, ब्रेन के अंदर भरा हुआ है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्लड से जब ये CO2 CSF में गई तो ज़्यादा CO2 जा रही है, ज़्यादा CO2 जा रही है तो ये मेड्यूला में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है ये सेंस कर लेंगे, ये सेंस कर लेंगे कि आर्टीरियल ब्लड में CO2 ज़्यादा है, तभी CSF में भी ज़्यादा CO2 पहुंच गई है। ये तुरंत क्या करेंगे, ये जाके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को कंट्रोल करेंगे, वही न्यूरल वाले जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, ताकि रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं उनका कंट्रोल हो, इंस्पिरेशन शॉर्ट हो जाए, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाए, ताकि जल्दी जल्दी बॉडी CO2 को एक्सेल कर दे और ब्लड में CO2 का लेवल कम हो जाए, नॉर्मल हो जाए। सो व्हाट इज हैपनिंग, इंक्रीज PCO2 और इंक्रीज H ions इन CSF इन फोर्थ वेंट्रिकल। हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ब्रेन में बहुत सारे कैविटी होती है जहाँ CSF भरा हुआ है, मेड्यूला वाले पार्ट में जो कैविटी है उसे फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। तो उसके अंदर भरे हुए CSF में अगर ये चीज़ें ज़्यादा हो जाए, ये यहाँ कोई CSF नहीं भरा है तो नॉर्मल ब्लड है, अगर ये वाला जो ब्लड है यानी इसमें भी PCO2 बढ़ जाए, H ions बढ़ जाए, pH कम हो जाए, ये ब्लड कैसा है, इन दोनों की बात कर रहे हैं, आर्टीरियल ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसी भी कारण से अगर ये सिचुएशन यहाँ आ जाए, इस वाले ब्लड में आयोटा लेकर जा रहा है, ये सेंस कर लेंगे, ये दोनों जब सेंस करेंगे दोनों ही कंडीशंस में, तो क्या होगा, ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स के पास पर मिनट ज़्यादा सिग्नल भेजेंगे ताकि वो ज़्यादा काम करें। सो दे सेंड impulse, nerve impulse to respiratory center, और respiratory center जो हैं ये respiratory muscles को सिग्नल पहुंचाएंगे। respiratory muscles पे जब सिग्नल पहुंचेगा तो पर मिनट वेंटिलेशन बढ़ जाएगा, यानी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, और जब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी स्टूडेंट्स तो CO2 will be flushed out of the body and increased CO2 in exhalation, ज़्यादा CO2 बाहर फेंकेगा, ऐसे ही ये भी increase CO2 exhalation, जिसके कारण से अब आर्टीरियल ब्लड में CO2 कम होके नॉर्मल हो जाएगा, और जब आर्टीरियल ब्लड में कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो वही ब्लड ब्रेन तक पहुंच रहा है, वही ब्लड CSF में पहुंच रहा है, तो CO2 का लेवल CSF में भी नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर ये रुक जाएंगे और फिर ये आगे इम्पल्सेस नहीं भेजेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि एक तो न्यूरल कंट्रोल है और एक केमिकल कंट्रोल है। केमिकल कंट्रोल में मेन रोल जो अब क्वेश्चन आता है समझिए, वो है PCO2 या H ions या कहें हम pH, एसिडिटी। आपने अगर नोटिस किया हो तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन और आना चाहिए कि मैम अगर इस आर्टीरियल ब्लड में O2 कम हो जाए तो क्या ये रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे? तब भी तो एक्टिव होना चाहिए कि भाई O2 ही कम आ रहा है, O2 कम आ रहा है तो फिर इनको रेस्पिरेटरी रेट जो है उसको बढ़ा के और जल्दी जल्दी खूब सारा इनहेल करके O2 भी तो लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट ये जो सारे सेंटर्स हैं दे आर मोर सेंसिटिव टू इंक्रीज PCO2. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PCO2 वेरी इंपॉर्टेंट। PO2 के लिए ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। PO2 बहुत ज़्यादा जब फॉल हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली हम जानते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 75% हीमोग्लोबिन तो O2 से भरा ही रहता है। अगर बहुत कम हो गया, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड्स पे होता है या हाइपॉक्सिया हो गया, कोई डिजीज हो गई, बहुत ही कम हो गया, तो ये उसके लिए सेंसिटिव होंगे। अदरवाइज ये PO2 के फॉल के लिए सेंसिटिव नहीं होते हैं। सो लेट अस राइट वेरी लेस सेंसिटिव टू डिक्रीज PO2। PO2 जब बहुत कम हो जाता है तब ही ये सेंस करते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये खूब क्वेश्चन आता है
that respiratory centers or chemoreceptors are sensitive to increase PCO2, decrease PO2. They are more sensitive to increase PCO2 rather than decrease PO2. ये एक सी कंडीशन नहीं है, इनका इफेक्ट डिफरेंट आता है. All right, so this is a very very important point which you must keep in mind. So these are the two types of chemoreceptors, one in the medulla, one in the carotid and aortic arch, sensitive to increase PCO2 or increase H ion or decrease pH. दोनों ही रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा CO2 लोड हो गया है उसे बॉडी से एक्सेल करके बाहर फेंका जाए और CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को नॉर्मल लेवल में लाया जाए. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरह से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है और किस तरह से इनके लेवल्स को रेगुलेट किया जाता है बॉडी में. नॉर्मल ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय DRG ऑफ मेड्यूला, फोर्सफुल ब्रीदिंग बाय VRG ऑफ मेड्यूला, एंड पोंटाइन सेंटर्स modify these medullary centers whenever there is increased PCO2 or there is pain, stress, anger, crying, all these situations. Alright, so students, next class में हम इस चैप्टर को wrap up करेंगे with learning of some of the important respiratory disorders and some interesting facts related to respiratory system. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.